आज हम रेशोस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम पता लगाएं कि कौन सा रेशो कितना सही है, कितना गलत है, क्या उसका आइडियल रेशो होता है। किसी रेशो से हम क्या अंडरस्टैंड करें कि अगर ये रेशो इतना है तो ये ठीक है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। और प्रैक्टिकली एक बैलेंस शीट लेंगे, उसमें फिर उसके हिसाब से रेशो एनालिसिस करेंगे उसकी। ओके, चलिए। सबसे पहला तो ये कि रेशोज एनालिसिस को वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। रेशो एनालिसिस जो होता है किसी भी कंपनी में, तो उसका क्यों हमें रेशो एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं कि आपको अंडरस्टैंड कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस बोरोवर की फाइनेंशियल पोजीशन जो है अच्छी है, बेकार है या कैसी है, और इंडस्ट्री जो उस इंडस्ट्री में वो डील कर रहा है, क्या वो उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर उस इंडस्ट्री से बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है जिस इंडस्ट्री में वो है। तो ये पता लगाने के लिए रेशो एक बहुत ही अच्छे टूल होते हैं। इसकी वजह से हम किसी भी कंपनी की या किसी भी फर्म की बैलेंस शीट को अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो रेशोज होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, जो सेल्स में से हम परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट, यानी ओपनिंग क्लोजिंग का इफेक्ट, जब वो फिगर हम निकालते हैं तो उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये रेशो जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये रेशो इतना होना चाहिए तो अच्छी होगी कंपनी, इतना होगा तो बेकार होगा। ये उस इंडस्ट्री में डिपेंड करेगा जिस इंडस्ट्री में वो बोरोवर काम कर रहा है। मान लीजिए कि वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर मार्जिन बहुत ही थिन है, मतलब मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसमें ये रेशो जो हो जाएगा वो उसका कम हो जाएगा। और कोई ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पर मार्जिन बहुत अच्छा है तो ये अपने आप ही बढ़ जाएगा। पर जो इंडस्ट्री का एक फिक्स ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो जिसे कहते हैं मार्जिन होना चाहिए, वो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होना ही चाहिए, मतलब उतना तो होना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेडिसिन के केस में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है, यानी उसका मार्जिन जो है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। तो अगर किसी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि मेडिसिन वाला बिजनेसमैन है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, बहुत 30% दिख रहा है, इसका मतलब है कि उसने अपना प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज किया हुआ है, यानी सेल बढ़ाई हुई है या क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा रखा है। तो ये रेशो जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कितना होना चाहिए कितना नहीं। दूसरा होता है नेट प्रॉफिट रेशो। ये फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। ये जो है नेट प्रॉफिट जो है ना, घटता बढ़ता रहता है। क्या पता किसी का ये, अगर कोई कोई बोरोवर लॉस में जा रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा ये नेट प्रॉफिट का रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो से सिंपल हमें ये पता लगता है कि वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उसकी कितनी है, मतलब जैसे मार्जिन है उसका, अगर मान लीजिए उसकी उस इंडस्ट्री में 10% का मार्जिन है, तो उसी मार्जिन में उसको अपने सारे के सारे खर्चे को निकालना पड़ता है। तो अगर ये रेशो मान लीजिए कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं उसके, मार्जिन जैसे उसका मान लीजिए 10% है, तो 10% में से अगर जितने ज़्यादा खर्चे इंक्रीज होते रहेंगे तो उतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट रेशो कम होता रहेगा। तो सिंपली ये होता है कि नेट प्रॉफिट रेशो कि उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो कितने हैं बिजनेस में, उसका एक इंडिकेटर होता है। ये कोई स्पेसिफिक इसका कोई वो नहीं है। अगला रेशो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखिए, इस रेशो का फॉर्मूला है कैश प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन सीसी एंड टर्म लोन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन सीसी एंड टर्म लोन। यहाँ पर हम कैश प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन सीसी का मतलब, कई बार हम अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर ईबीआईटी लिखा होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो ऊपर वाला कैश प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन सीसी टर्म लोन है, इसको ईबीआईटी भी कह सकते हैं। और डिवाइड कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन सीसी एंड टर्म लोन, मतलब दोनों के इंटरेस्ट को, या कोई और भी इंटरेस्ट हो, अगर अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट हो तो उसको भी नीचे हम यहाँ पर वो कर देंगे डिवाइड बाय। कैश प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, और ऐसे कोई नॉन कैश एक्सपेंडिचर है उसको भी ऐड कर देंगे जिसका नेचर नॉन कैश का है, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, इसको भी हम ऐड बैक कर देंगे। और डेप्रिसिएशन जो होता है जो फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है उसको भी हम ऐड कर देते हैं, तो कैश प्रॉफिट निकल के आता है। और कैश प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट को जोड़ते हैं पहले और फिर उसके बाद डिवाइड बाय इंटरेस्ट करते हैं। एक किसी ने मुझसे पूछा था यहाँ पे इंटरेस्ट को ऐड क्यों करते हैं। देखिए, कैश प्रॉफिट में अगर हम इंटरेस्ट को ऐड नहीं करेंगे तो आप खुद देखिए ये रेशो जो है वो हमारा कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। भाई किसी चीज को अगर हम किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं, तो जैसे प्रॉफिट में अगर मान लीजिए हम इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, ऑलरेडी जोड़ने का मीन्स कि अगर हम कैश प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को जोड़ेंगे नहीं तो होगा क्या, ऊपर वाली जो संख्या है उसमें तो इंटरेस्ट हट गया है, तो वो एक तरीके से कम हो जाएगा, उसका जो ऊपर है वो काफी ज्यादा कम आ जाएगा, और नीचे जो है वो इंटरेस्ट तो रहेगा ही। तो ये कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम, मतलब उसको हमारे को कंपेयर करने के लिए हम इंटरेस्ट पहले जोड़ते हैं और फिर उसके बाद नीचे डिवाइड करते हैं। ये रेशो देखिए आप अपनी लोन पॉलिसी या अपनी जो एसओपी है उसमें आप देख लीजिए कि क्या रेशो है। देखिए, ये रेशो जितना ज़्यादा अच्छा होगा ना उतना ही ज़्यादा बोरोवर की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। देखिए, इस रेशो का सिंपल सा मतलब है कि उसका प्रॉफिट जो है वो कितना गुना है उसके इंटरेस्ट से। यानी कि अगर मान लीजिए उसका इंटरेस्ट अगर 50,000 है तो उसका प्रॉफिट जो है 50,000 से अगर ऊपर होगा, प्रॉफिट भी कौन सा, इंटरेस्ट से पहले, मतलब प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट वगैरह जोड़ देंगे तो इंटरेस्ट से पहले जो प्रॉफिट है वो उसका 50,000 से कम जो है ज़्यादा होना चाहिए। 50,000 यानी कि जैसे 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो तो अच्छा है। पर अगर मान लीजिए 50,000 उसका इंटरेस्ट है और 85,000 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब रेशो कितना आ जाएगा, 1:1। तो इसका मतलब वो बेकार हो जाएगी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब वो चुकाने लायक शायद नहीं होगा।
अगर कुछ उसके बिजनेस में लॉस वगैरह हो गए तो ये रेशो आइडल रेशो वैसे 1.5 होता है, पर आप अपनी लोन पॉलिसी के हिसाब से देख लीजिए कि आपके बैंक में क्या है। तो ये है इसका रेशो का फॉर्मूला। देन अगला होता है डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब किसी बोरोवर के बैलेंस शीट में कोई लॉन्ग टर्म के डेट्स है, जैसे कि टर्म लोन हो गया या और भी कोई लोन। उस केस में हम ये निकालेंगे DSCR। इसका फॉर्मूला होता है सेम कैश प्रॉफिट। इसमें हम ऊपर जो प्लस करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन करेंगे, यानी लॉन्ग टर्म वाले लोन को। यहाँ पे CC को नहीं करेंगे, टर्म लोन को ही करेंगे, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे टर्म लोन के प्रिंसिपल से और टर्म लोन के इंटरेस्ट से, यानी कि एक तरीके से EMI कह सकते हैं हम। ठीक है, अब इसका भी सेम वही मतलब होता है कि क्या वो अपना जो है बोरोवर जो है उसका प्रॉफिट इतना है कि वो EMI चुका पाएगा कि नहीं, और अगर प्रॉफिट है तो कितना गुना ज्यादा है। देखिए जितना गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसके टर्म लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से, उतना ही बैंक के लिए अच्छा होगा। ठीक है, इसका जो है आइडल रेशो जो होता है वो 1.25 होता है, और एवरेज जो, यानी अगर ये बहुत सारे सालों का निकालेंगे आगे 4-5 सालों का, तो उसका एवरेज करेंगे तो 1.5 होना चाहिए। ये आइडियल रेशो है। आपके बैंक में हो सकता है कि ये ज्यादा या कम हो, कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। ये रेशो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बोरोवर के लिए अच्छा होगा। देखिए कोई बैंक अगर मान लीजिए रिस्क नहीं लेना चाहती है लोन में, या उसके NPS काफी बड़े हैं, तो वो आइडल रेशो को जो है वो अपना बढ़ा देगी। जैसे यहाँ पे 1.25 दिख रहा है आइडल रेशो, तो वो कर देगी कि मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। तो 2 होने का मतलब क्या हुआ कि वो ये चाहती है कि हमारा NPA ना हो जाए, इसलिए वो इस रेशो को ज्यादा बढ़ा रही है आइडल रेशो उसके हिसाब से। तो ये आप अपने लोन पॉलिसी में देख लीजिए क्या रेशो है, पर आइडली ये 1.25 होता है, और जो है हमारा इंटरेस्ट वाला जो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो वो 1.5 होता है। देखिए कुछ बैलेंस शीट वाले रेशो भी देख लीजिए। सबसे पहला रेशो होता है हमारा करंट रेशो। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये रेशो तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, सबको पता होता है कि आइडल 1.33 है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि करंट एसेट जो है हमारी करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए, और इतने ज़्यादा होने चाहिए कि उसका रेशो 1.33 हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो करंट एसेट जो है वो 1,33,000 होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है ठीक है। देखिए करंट एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट जो बोरोवर को 1 साल के अंदर अंदर मिलनी है। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। तो 1 साल के अंदर अंदर जो उसे मिलना है वो ज़्यादा होने चाहिए 1 साल के अंदर अंदर जो बोरोवर को पे करना है। नहीं तो होगा क्या कि लायबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, क्रेडिटर्स उससे लोन लेने आ जाएंगे, उससे कहेंगे हमारा पैसा दो, और उसके पास इतना पैसा होगा नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका नाम खराब होगा, प्लस इंसॉल्वेंसी का हो सकता है, और कोर्ट वोट में भी उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो इसलिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे करंट एसेट जो है वो कम से कम 1.33 जो है ये रेशो होना चाहिए करंट रेशो। अगर ये रेशो 1 से नीचे हो गया तो इसका ये मतलब होता है कि उसने अपने शॉर्ट टर्म्स के लोनों को लॉन्ग टर्म के यूज़ के लिए लगा दिए हैं। देखिए आपके पास अगर कोई शॉर्ट टर्म का लोन, शॉर्ट टर्म के फंड पड़े हुए हैं, पैसा पड़ा हुआ शॉर्ट टर्म का, अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपने उस पैसे को ब्लॉक कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कहा जाता है कि आप जो है लॉन्ग टर्म के सोर्स को तो शॉर्ट टर्म के सोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई ऐसे मनी है जो लॉन्ग टर्म के सोर्स वाली है, उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए तो लगा सकते हैं, पर अगर आप शॉर्ट टर्म के सोर्स को लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आपके पास शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बचेंगे और आप लायबिलिटी पे ऑफ करने के लायक ना बचे शायद। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि करंट एसेट जो होती है उसकी फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी से होनी चाहिए, प्लस कुछ पोर्शन जो है उसका लॉन्ग टर्म के सोर्सेस से होना चाहिए, कि ताकि वो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए। ये अगला रेशो होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। इसका फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटी प्लस टर्म लायबिलिटी प्लस अनसिक्योर्ड लोन डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। देखिए टोटल आउटसाइड लायबिलिटी मतलब सारी लायबिलिटी जो चाहे वो करंट नेचर की हो या फिर नॉन करंट नेचर की, वो सारी हो जाएगी। उसको डिवाइड कर देंगे प्रोप्राइटर की नेटवर्थ से, या फिर उसकी कहते हैं हम कैपिटल से। ठीक है, इसका जो आइडल रेशो होता है 3:1 होता है। वैसे तो आप अपनी लोन पॉलिसी के हिसाब से देख लीजिए क्या है। ये रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बोरोवर के लिए बेकार हो जाएगा, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी बेकार दिखने लग जाएगी। ये रेशो का मतलब है कि उसके पास कितना उधार पड़ा हुआ है, उतना कितना उसे पैसा चुकाना है बाहर वालों के लिए, और उसकी अपनी कैपिटल उस बिजनेस में कितनी है। तो देखिए 3:1 मतलब अगर उसके पास 1 लाख का अपना उसने पैसा लगाया बिजनेस में, तो 3 लाख के उसके पास लोन है। 3:1 मतलब ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये रेशो 5:1 होगा तो 1 लाख की कैपिटल और 5 लाख का लोन, तो देखिए कितना डेंजरस हो जाएगी सिचुएशन कि खुद तो उसने 1 ही लाख लगाए हुए और 5 लाख का उसने लोन ले रखा है। तो जितना ज़्यादा ये रेशो बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसकी पोजीशन खराब होती रहेगी। ठीक है, तो कोशिश करिए ये रेशो उसका कम हो, और आइडल रेशो 3:1 है। कई केस में ये रेशो जो है 1 भी हो सकता है, 1:1। अगर कोई बैंक रिस्क नहीं लेना चाहता होगा तो यहाँ पर ये रेशो को 1:1 कर देगा। सिंपल से इसका ये मतलब है। फिर डेट इक्विटी रेशो होता है, ये भी लॉन्ग टर्म वाले के लिए ही होता है अगर टर्म लोन लिया हुआ है। देखिए इसका फॉर्मूला टर्म लायबिलिटी डिवाइड बाय नेटवर्थ होता है। टर्म लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी, जैसे कोई प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए या कोई और कार वगैरह खरीदने के लिए टर्म लायबिलिटी ली हुई है, 1 साल से ऊपर जिसकी रीपेमेंट होनी है उसके लिए होता है। इसका फॉर्मूला टर्म लायबिलिटी डिवाइड बाय नेटवर्थ। इसका भी आइडल रेशो 3:1 ही होता है। ठीक है,
अब कुछ रेशो ऐसे होते हैं जो कि हमारे टर्नओवर रेशो जिसे हम कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होते हैं और इससे भी हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगती है। अभी जस्ट आप नोट कर लीजिए, ये मैं जब अपनी जो है वर्किंग कैपिटल की वीडियो बनाऊंगा तब मैं इसका प्रॉपर एनालिसिस बताऊंगा कि क्या कैसे क्या देखते हैं इसको, इससे हम कैसे पता लगाएं कि बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू सही डाली है कि नहीं, डेटर की फिगर सही है कि नहीं, उसको कितना लोन मिलना चाहिए, सीसी लोन। ठीक है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा, बस आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए इसका। पहला जैसे है स्टॉक होल्डिंग रेशो, मतलब वो अपने बिजनेस में कितने दिन तक की स्टॉक को रखे रखता है, इस रेशो से वो पता लग जाता है। इसका फॉर्मूला है 12 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह आप ये भी ले सकते हैं, सेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, पर अगर कोई आप बड़ा लोन कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही करिए। एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग क्लोजिंग क्या, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सिंपल मतलब होता है कि आपने जो गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी है, आपको वो देखना होता है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा कि जो सेल हुई है वो। ठीक है, अब क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक परचेज और क्लोजिंग स्टॉक की सारा का सारा हम कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, जो हमने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सेकंड होता है इसमें डेटर कलेक्शन पीरियड, मतलब हमें डेटर जैसे हम सामान बेचते हैं तो हम उसको क्रेडिट भी देते होंगे किसी को, जब बेचते हैं तो उधार में बेच दिया तो हमें वो उधार कितने दिन वापस मिल जाता है, इस रेशो से वो पता लगता है। तो 12 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग डेटर इसका फॉर्मूला होता है। क्रेडिट सेल की जगह आप टोटल भी ले सकते हैं सेल्स को, जो उसकी सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही है। बड़ी बैलेंस शीट के लिए क्रेडिट सेल उससे मांगे कि आपकी कितनी उधार में सेल हो जाती है एवरेज। ठीक है, तीसरा होता है क्रेडिट अलाउड पीरियड। जैसे आप बेचते हैं तो उधार में बेचते होंगे किसी को, तो वैसे ही जब आप कोई मटेरियल खरीदेंगे तो आपको कोई उधार भी तो दे सकता है, तो ये वही होता है क्रेडिट अलाउड पीरियड, मतलब आपको कितने दिन का उधार मिला है, यानी आप कितने दिन बाद अपने उधार को चुकाते हो, इस फॉर्मूले से ये पता लग जाता है। इसका फॉर्मूला है 12 डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्लोजिंग वाले जो क्रेडिटर होते हैं। देखिए अब इन तीनों को ही अगर हम ऐड कर देंगे, तीनों को नहीं, जो स्टॉक होल्डिंग पीरियड और डेटर को प्लस कर देंगे और उसमें से क्रेडिट अलाउड को माइनस करेंगे, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की साइकिल निकल जाएगी, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल भी जिसे कहते हैं, ये जो है वो मंथ्स में निकलेगी, मंथ्स में। इसका ये मतलब होगा कि हमें जैसे देखिए बिजनेस कोई भी करता है तो पहले क्या खरीदता है, स्टॉक खरीदता है, मटेरियल खरीदता है, फिर उसे बेचता है, फिर उसके बाद क्या करता है, पैसे उसके पास आ जाते हैं। ये एक साइकिल होती है कि इतना पीरियड हमें टाइम लगता है। अब देखिए उसने स्टॉक खरीदा तो ऐसा तो है नहीं कि आज कोई मटेरियल खरीदा और आज ही बिक गया, उसको पड़े पड़े लग जाते हैं। मान लीजिए कि बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा किस बिजनेस में, मान लीजिए उसको 1 महीना लग जाता है, स्टॉक पड़ा रहता है उसके गोडाउन में, तो पहला वाला जो फिगर है इसमें 1 मंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर उसने किसी को बेचा, उधार में बेचा, और वो फिर बेचने के बाद जो उधारी उसे 1 महीने के बाद मिलेगी, तो यहाँ पे भी 1 मंथ आ जाएगा। और जब उसने वो जो मटेरियल खरीदा था उस टाइम पे उसे उधार जो मिला है उसकी पेमेंट वो मान लीजिए 15 दिन में करता है, तो ये जो तीसरा वाला फिगर इसमें 0.5 आ जाएगी 15 दिन, क्योंकि मंथ में निकाल रहे हैं हम। तो वर्किंग कैपिटल की साइकिल आ जाएगी 1 + 1 - 0.5, यानी कि 1.5, यानी 1.5 मंथ, यानी उसको उसके बिजनेस में पैसा रोटेट होने में 1.5 महीना लगता है। इसका सिंपल मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक बैलेंस शीट खोल के दिखाता हूँ और उसके बेसिस पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ये हमें फॉर्मूले निकालने होते हैं। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, ये पिछले वाली वीडियो की जैसी सेम ही बैलेंस शीट है, बस इसमें मैंने फिगर्स वगैरह लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला रेशो हमने क्या देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, यहाँ 2,25,000, तो मैंने क्या किया 2,25,000 यहाँ लिंक किया, सेल्स मेरी ये रही 10 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। फॉर्मूला ये क्या आ गया है रेशो 22.5। ठीक है, इसके बेसिस में 22.5% मार्जिन है, इससे ये पता लग रहा है। नेट प्रॉफिट का रेशो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कितना था 1,52,000, ये देखिए। ठीक है, तो 1,52,000 डिवाइड बाय सेल्स 10 लाख थी, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 15.2 आ जाएगा इसके रेट में। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कैश प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे दोनों थे, सीसी हो गया, टर्म लोन हो गया, कोई और अनसिक्योर्ड लोन है वो। तो देखिए इसके केस में इसका जो प्रॉफिट है वैसे ये वाला 1,52,000 है, फिर इसमें हम ये जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और सीसी है इसको जोड़ देंगे और प्लस डेप्रिसिएशन भी जोड़ेंगे, और प्लस मैंने कहा था नॉन कैश एक्सपेंस होगा तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, इसको भी जोड़ देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला जो किया हुआ है इसमें जो है ये नेट प्रॉफिट में इन तीनों को चारों को जोड़ दिया है, ये ऊपर हो गया और नीचे क्या लिखा है सिर्फ इंटरेस्ट, यानी इन दोनों का टर्म लोन और सीसी का इंटरेस्ट। इसके केस में 7.15 आ रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसका जो प्रॉफिट है वो इसके इंटरेस्ट से 7 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब बढ़िया बात है कि अगर उसका इंटरेस्ट 27,000 है तो उसका प्रॉफिट 1,93,000 है, तो यानी वो आसानी से चुका देगा इंटरेस्ट को, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, DSCR सेम जैसे मैंने बताया था, कैश प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रॉफिट में हमने टर्म लोन के इंटरेस्ट को ऐड किया है, सिर्फ सीसी वाले को नहीं किया, और इसमें डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ले लिया, और नीचे हमने क्या किया
टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट प्लस प्रिंसिपल। तो टर्म लोन के इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल यानी ईएमआई। देखिए मैंने ऐसी रफली बनाई हुई है यहाँ पर ईएमआई कि उसका लोन इतने का था, ईएमआई इतनी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए उसका 1 लाख का लोन था, ईएमआई इतनी थी, उसमें इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट जो है वो इतना लग गया 7% के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल कितना हुआ, ईएमआई से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, ये प्रिंसिपल हो गया और ये क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग जो इसका लोन है, और ये क्लोजिंग लोन इसका यहाँ पर, ये यहाँ पर भी आ रहा है इस बैलेंस शीट में। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप नीचे ईएमआई को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर ये। ठीक है, ये इसका आ गया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 7.11 आ रहा है। फिर उसके बाद हमें निकालना है इसका करंट रेशो। तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या क्या है इसकी, ये देखिए डेटर, कैश और स्टॉक, ये तीनों। लायबिलिटी क्या क्या है इसकी, ये सारी कैश, क्रेडिट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये इसके केस में क्या आया इसका रेशो 1.33, जो कि हमारा आइडल रेशो था। फिर हमने क्या किया, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी डिवाइड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। इसका टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी कितना है, ये है करंट लायबिलिटी प्लस टर्म लोन, ये सारी आउटसाइड लायबिलिटी है। और इसकी खुद की वो कितनी है, कैपिटल कितनी है 99,000, ये क्लोजिंग वाली। ठीक है, इसके केस में कितना आ रहा है 2.8, आइडल कितना होता है 3, तो इसलिए ठीक है। डेट इक्विटी का फॉर्मूला, टर्म लायबिलिटी यानी ये टर्म लायबिलिटी और टेंजिबल नेटवर्थ यानी ये क्लोजिंग वाली। देखिए टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी जो है वो हमेशा डेट इक्विटी रेशियो से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटी में टर्म भी आ जाती है और करंट वाली भी आ जाती है, करंट लायबिलिटी। लेकिन डेट इक्विटी में हम टर्म लायबिलिटी लेंगे, लॉन्ग टर्म वाली, तो इसलिए ये रेशो जो होता है TOL/TNW ये ज़्यादा होता है। ठीक है, ये रेशो जितना ज़्यादा बढ़ेगा बोरोवर का उतना ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, देन ये 3-4 जो रेशो मैंने बताए थे, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, डाटा कलेक्शन पीरियड और क्रेडिट अलाउड पीरियड। देखिए इसमें 12 डिवाइड बाय COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू एवरेज स्टॉक किया मैंने। ठीक है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला देखिए मैंने क्या किया, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसको मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये एवरेज स्टॉक आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये निकाला। इसके केस में क्या आ रहा है 2 मतलब इसका 2 महीने तक इसके गोडाउन में स्टॉक पड़ा रहता है इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से। अब देखिए एक्चुअली में अगर आपको लगता है कि उसका प्रोडक्ट ऐसा है कि 1 महीने बाद तो एक्सपायरी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको डाउट करना चाहिए कि इसका 2 महीने का स्टॉक ये होल्डिंग पीरियड क्यों आ रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं उसने अपनी स्टॉक की वैल्यूएशन को बढ़ा दिया है कि ताकि उसे आसानी से लोन मिल जाए। तो ये आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन डेटर कलेक्शन पीरियड 12 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय डेटर, इसका फॉर्मूला होता है। क्रेडिट सेल मतलब जो उसने उधारी में सेल करी है, पर हमारे केस में अभी हमें पता नहीं, तो हम पूरी की पूरी सेल ले रहे हैं 10 लाख की। ठीक है, और यहाँ पर डेटर कितना हो गया, क्लोजिंग डेटर, जो कि ये बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। इसके केस में कितना आया, ये 1.44 डेटर कलेक्शन पीरियड। फिर क्रेडिट अलाउड 12 डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिट परचेज को हम मानते हैं कि इसने सारा का सारा क्रेडिट में किया है परचेज, जो देखिए यहाँ पर ये फिगर आ रही थी 6,50,000। तो यहाँ पर 12 डिवाइड बाय 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, जो कि इसके केस में 30,000 आने देखिए यहाँ पे। इसका कितना आ गया 0.55, मतलब लगभग 1 महीने का इसको उधार मिलता है। तो यहाँ पर इसका देखिए वर्किंग कैपिटल की वो कितनी आ गई है इसकी साइकिल 2.95, मतलब इन दोनों को ऐड किया और इसको माइनस कर दिया क्रेडिटर्स को। तो यानी इसकी जो पैसे रोटेट जो होते हैं इसके बिजनेस में, वो लगभग 3 महीने तक इसके पास पैसे आने में लग जाते हैं। मतलब ये स्टॉक खरीदता है जो कि 2 महीने तक पड़ा रहता है, फिर उसको बेचता है, तो उधारी में बेचता है, तो उसको लगभग 1.5 महीना लग जाता है पैसे मिलने में। और उसमें से माइनस कर देते हैं जो उसने जो परचेज किया था मटीरियल, वो उसको जो पर्सन है वो उसको उधार में देता है, तो लगभग 1 महीने का उधार उसे मिल जाता है। तो 2 + 1.5 3.5, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो यहाँ पर लगभग 3 महीने का उसका जो है वर्किंग कैपिटल की साइकिल है, मतलब 3 महीने उसका पैसा फंसा रहता है उसके बिजनेस में। तो जब हम सीसी लोन करते हैं तो हमें इसी के बेसिस पे कि 3 महीने तक फंसा रहता है, तो 3 महीने में जो भी उसके एक्सपेंस होंगे उतना ही उसकी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, और उसी के बेसिस पे हम उसको सीसी का लोन करना चाहिए हमें आइडली। ये मैं आइडल सिचुएशन बता रहा हूँ, पर लेकिन बैंक की पॉलिसी अलग अलग होती है, 20% भी निकाल लेते हैं टर्नओवर का, उसमें भी फाइनेंसिंग कर देते हैं, पर ऐसे होना यही चाहिए आइडली। ठीक है, ये देखिए रेशो के बारे में हमने बताया, इसके आगे भी हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। जैसे कि ये मैंने बताई है, अब किसी बैलेंस शीट जो बनाते हैं पर्सन, वो कुछ भी रेशो को चेंज भी हो सकती है माइनस की। जैसे मान लीजिए स्टॉक को बढ़ा दिया, सेल्स को बढ़ा दिया, तो हम ही कैसे पता लगाएं कि ये जो है फिगर्स जो है बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सही है कि नहीं है। इसकी एनालिसिस हम अगले आने वाले वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी, और अपने